नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास बुलेटिन देश दुनिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। लद्दाख में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच गतिरोध अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है, लेकिन चीन की सरकारी मीडिया भारत को धमकी देने से बाज नहीं आ रही है। चीन की सरकार के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने लद्दाख में तनाव घटने को सकारात्मक संकेत बताने के साथ साथ भारत को कई नसीहतें भी दे डाली हैं। चीनी अखबार ने कहा है कि भारत अपनी घरेलू समस्याओं पर ध्यान दे और गुट निरपेक्षता की अपनी पुरानी नीति पर चले। इसके साथ ही अमेरिका से दूरी बनाए रखने को लेकर भी भारत को आगाह किया गया है। ग्लोबल टाइम्स ने चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयिंग के बयान का जिक्र किया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि चीन और भारत की तरफ से सीमा पर तनाव घटाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। चीनी अखबार ने कहा कि तमाम विश्लेषकों ने इस बयान को चीन और भारत के बीच तनाव घटाने का स्पष्ट संकेत माना है और इसका स्वागत किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप H-1B वीजा समेत रोजगार देने वाले अन्य वीजा को निलंबित करने पर विचार कर रहे हैं। इसकी प्रमुख वजह अमेरिका में बढ़ती बेरोजगारी है। H-1B वीजा के निलंबन से प्रभावित होने वाले देशों में भारत प्रमुख है, क्योंकि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवर इस वीजा की सबसे ज्यादा मांग करने वालों में से हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह व्यवस्था देश के बाहर किसी भी नए H-1B वीजा धारक के काम करने पर तब तक के लिए प्रतिबंध लगा सकती है जब तक निलंबन समाप्त नहीं हो जाता। हालांकि जिनके पास देश के भीतर पहले से वीजा है, उनके इससे प्रभावित होने की संभावना नहीं दिखती। H-1B वीजा एक गैर आव्रजन वीजा है। यह अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति करने की सुविधा देता है, विशेषकर प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता वाले कामों में। अमेरिका में पहले से कई H-1B वीजा धारकों की नौकरी जा चुकी है और कोरोना वायरस संकट के दौरान वह भारत वापस लौट रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में चीनी ड्रैगन की बढ़ती दादागिरी पर नकेल कसने के लिए सुपर पावर अमेरिका ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हिंद और प्रशांत महासागर में तैनात किए हैं। करीब 3 साल में ऐसा पहली बार है जब इस क्षेत्र में 3 अमेरिकी विमान वाहक पोत गश्त कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना के क्रूजर, विध्वंसक पोत, लड़ाकू विमान और निगरानी ड्रोन विमान भी लगातार गश्त लगा रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यह अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव से प्रभावित हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के बड़े शक्ति प्रदर्शन को दर्शाता है। साथ ही इस बात का संकेत भी है कि नौसेना कोरोना वायरस के प्रकोप के बुरे दिनों से उबर गई है। नौसेना के क्रूजर, विध्वंसक पोतों, लड़ाकू विमानों और अन्य विमानों के साथ असामान्य तरीके से 3 विमान वाहक पोत ऐसे समय में एक साथ नजर आए हैं जब अमेरिका ने कोरोना वायरस से निपटने के चीन के तौर तरीकों की आलोचना तेज कर दी है। वहीं ब्राजील में कोरोना का कहर जारी है। ब्राजील में अब तक कोरोना वायरस के 8 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 30,412 नए मामले सामने आए। ब्राजील ऐसा दूसरा देश है जहां अमेरिका के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। ब्राजील में पिछले 24 घंटों में ब्राजील में 30,412 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही ब्राजील में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 8,02,828 हो चुके हैं। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गुरुवार को कोरोना वायरस की चपेट में आने से 1,239 लोगों ने दम तोड़ दिया था, जिससे यहां कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 40,919 हो चुकी है। कोरोना से मरने वालों के मामले में ब्राजील तीसरे स्थान पर है। पहले पर अमेरिका और दूसरे पर ब्रिटेन है। ब्राजील में एक अच्छी बात यह है कि अब तक 3,45,595 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने राष्ट्र को संबोधित किया और कहा कि देश में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना वायरस उन्होंने नहीं देखा और ऐसी कोई चीज है भी नहीं। इमरान खान ने कहा कि यह मानसिकता बेहद ही खतरनाक है। खान ने कहा कि वो खुद महामारी पर नजर रख रहे हैं। सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, अगर मॉल्स या दूसरी जगहों पर इनका पालन नहीं हुआ तो इन्हें फौरन बंद कर दिया जाएगा। बता दें कि शुक्रवार सुबह तक पाकिस्तान में संक्रमण के 1,25,933 मामलों की पुष्टि हो चुकी थी। अब तक 2,463 लोगों की मौत हो चुकी है।
कोरोना की मार से कराह रहा पाकिस्तान सरहद पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तानी सेना ने बारामूला जिले में सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना ने सुबह बारामूला जिले के हाजी पीर सेक्टर में गोलीबारी की। वहीं उरी सेक्टर में भी भारतीय सेना की चौकियों के साथ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी सेना ने उरी सेक्टर के कई गांवों को निशाना बनाकर गोले बरसाए हैं। भारतीय सेना इसका मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। हालांकि पाकिस्तान की गोलाबारी में उरी में एक 40 वर्षीय महिला की मौत हुई है। साथ ही सैकड़ों लोग एलओसी से सटे इलाकों में स्थित गांवों में अपने घर खाली करके सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भारत की सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में और बीजेपी आरक्षण के प्रति कटिबद्ध है। सामाजिक न्याय के प्रति हमारी वचनबद्धता अटूट है। पीएम ने इसे बार बार दोहराया है। सामाजिक समरसता और सभी को समान अवसर मिले, इसके लिए हम हमेशा प्रयास करेंगे। बीजेपी आरक्षण के प्रति समर्पित और कटिबद्ध है। समाज में कुछ लोग आरक्षण को लेकर के भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। भारत की सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के प्रति कटिबद्ध है। सामाजिक न्याय के प्रति हमारी वचनबद्धता अटूट है। वी स्टैंड कमिटेड फॉर रिजर्वेशन और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे बारंबार दोहराया है। सामाजिक समरसता और सबको समान अवसर मिले, इसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के प्रति समर्पित और कटिबद्ध है। वैसे भारत में आरक्षण सभी राजनीतिक पार्टियों और जनसामान्य के बीच हमेशा एक बहुत ही विवादित मुद्दा रहा है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है और इससे पहले भी इस तरह का फैसला सुनाया जा चुका है। इस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने और क्या कुछ कहा है, आइए वो भी सुनते हैं। भारत की सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के प्रति कटिबद्ध है। सामाजिक न्याय के प्रति हमारी वचनबद्धता अटूट है। वी स्टैंड कमिटेड फॉर रिजर्वेशन और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे बारंबार दोहराया है। सामाजिक समरसता और सबको समान अवसर मिले, इसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के प्रति समर्पित और कटिबद्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक में हिस्सा लिया। कोरोना वायरस के संकट के बाद ये जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक हुई है। बैठक में टैक्स पेयर्स को राहत पहुंचाने वाले कई कदम उठाए गए। वहीं जिन लोगों की टैक्स अदायगी बची है, उनको जीएसटी 3B के तहत रिटर्न नहीं भरने पर अधिकतम 500 रुपए की लेट फीस देना होगा। इसमें 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 तक जमा किए जाने वाले सभी रिटर्न शामिल होंगे। साथ ही निर्मला सीतारमण ने बताया कि जुलाई में होने वाले जीएसटी बैठक में कंपनसेशन से इस पर चर्चा की जाएगी। जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक की अवधि के लिए बहुत सारी रिटर्न फाइलिंग लंबित हैं। उन सभी के लिए जिनकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, लेकिन जुलाई 2017 जनवरी 2020 के बीच रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उनसे कोई विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। जुलाई में सभी मंत्रियों के अनुरोध है, विशेष रूप से एक एजेंडा बिंदु कंपनसेशन से इस पर चर्चा करने के लिए एक बैठक होगी। राज्यों को जो कंपनसेशन दिया जाना है और अगर इसका परिणाम कुछ प्रकार के उधारों पर पड़ता है तो इसके लिए कैसे और कौन भुगतान करने वाला है। Today's meeting is the 40th meeting of the GST Council. Although we thought the agenda list was not very elaborate or big, it still ran for 4 hours, and 4 hours where very pointed discussions happened on matters which pertain to this COVID affected period. I'll go through one by one. I'll come to some of those issues, larger issues a bit later. First was a decision on reduction in late fee for past returns. Reduction in late fee for past returns.
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और बीजेपी के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप का खेल लगातार जारी है। आज राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और केंद्र सरकार को धार्मिक सहिष्णुता के मुद्दे को लेकर निशाने पर लिया। वहीं अब बीजेपी ने भी उन पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री से चीन सीमा विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जवाब मांग रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके पास जानकारी हासिल करने के लिए समानांतर व्यवस्था है। क्या उन्होंने डोकलाम संकट के दौरान चीनी राजदूत से मुलाकात नहीं की थी? पहले उन्होंने इस बात से इनकार किया और फिर मामला सार्वजनिक होने पर इसे मान लिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना संकट को लेकर पूर्व अमेरिकी राजनयिक निकोलस बर्न्स से बात की। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण ने प्रतिक्रिया दी है। Shri Rahul Gandhi's today's discussion with Ambassador Nicholas Burns seems to be quite off the mark. They seems to be abstract and philosophical and academic in nature. He praises about democracy and at the same breath tells that there is intolerance and authoritarianism in India, and forgetting completely and ignoring that we are approaching 26 June, which is the blackest day in Indian democracy, and the emergency being imposed by Srimati Indira Gandhi of the Congress. Then he talks about the leveraging of the diaspora, and there is no praise or mention about Modi government's outreach and empowerment of the diaspora. The biggest leverage of Diaspora Connect has been seen over the last 6 years across the globe, and that has empowered them and empowered our own country also. On the practical point of view, I did not find any concrete suggestion on how to fight corona. This seems to be the reality that Rahul Gandhi is completely disconnected with the ground realities in the country, and he is still moving in his own thoughts and dreams and abstractism without any concrete in his own thoughts and dreams and abstractism without any concrete ideas on how to deal with such a crisis and an endemic. कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना संकट के बीच लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात करते हैं और एक्सपर्ट से भी चर्चा करते हैं। राहुल ने पूर्व अमेरिकी राजनयिक निकोलस बर्न्स से बात की। इसी को लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी प्रतिक्रिया दी है। मैं श्री राहुल गांधी से सहमति रखता हूं। भारत के डीएनए में सहिष्णुता है और इसीलिए सभी धर्मों का, सभी मतों का, सभी भाषाओं का और सभी जातियों के समूहों का देश है। लेकिन सर, उन्होंने राहुल गांधी ने एक और बात की। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि जब हम सहिष्णुता की बात करते हैं तो पहले जो सहिष्णुता देखी जाती थी वो सहिष्णुता ना तो अभी यूएस में नजर आती है, ना ही हिंदुस्तान में नजर आती है। क्या कहेंगे? अब राहुल गांधी जी बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको अपनी राय रखने का हक है, लेकिन भारत में कभी भी सहिष्णुता समाप्त नहीं होगी, ये इसके कण कण में। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कोरोना संकट के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया और लगातार एक्सपर्ट से बात जो है वो कर रहे हैं, और इसी बीच पूर्व अमेरिकी राजनयिक निकोलस बर्न्स से भी उन्होंने बात की। तो इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। आपको बता दें कि लगातार इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहाँ की अमेरिकन जो यूएसए की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ वेरी डेमोक्रेटिक, और डेमोक्रेसी का हनन होना वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो भी वंशवाद वहाँ भी है, और इसके ऊपर नुक्ताचीनी करने वालों को मैं पूछूंगा कि इतनी नुक्ताचीनी करने की ज़रूरत नहीं। आपके यहाँ लिंचिंग हर दिन होता है, आपके इधर घर वापसी की बातें की जाती है, आपके यहाँ गौ हत्या की बात लेके लोगों को तकलीफ दी जाती है। ये कहाँ न कहाँ बंद करिए ना। हिंसा हमारे इधर ज़्यादा बढ़ गई है। ये सरकार जब से आई तब से ये जात जमातवाद इतना बढ़ गया है और हिंसा इतनी बढ़ गई है।
तो कहाँ न कहाँ सरकार ने इसके ऊपर कुछ करना चाहिए और सरकार करती नहीं। हिंसा करने वालों को मदद करती है और जिनके ऊपर हिंसा होती है उनको ही अंदर करती है। जैसा कि यहाँ फसाद हुआ, दिल्ली में फसाद हुआ, जिन्होंने फसाद में कुछ भाग नहीं लिया था, सीएए के बारे में जिन्होंने आंदोलन किए, बड़ी शांतिपूर्ण आंदोलन थे, उनको ही अंदर करने का काम किया। और जिन्होंने भड़काने का काम किया, वो फसाद होने के लिए जो वातावरण तैयार किया गया, वो सारे बाहर है, वो बड़े नेता बन गए हैं। तो ये सरकार की जो नीति है वो ये इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और पूरी दुनिया इसके खिलाफ है। देश दुनिया में खबरें लगातार यूं ही जारी रहेंगी। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना संकट के बीच लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक्सपर्ट्स से चर्चा कर रहे हैं। राहुल ने पूर्व अमेरिकी राजनयिक निकोलस बर्न्स से बात की। इसी को लेकर कांग्रेस नेता केटीएस तुलसी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जो भारत का संविधान है उसमें जो बिल ऑफ राइट्स है वो ऐसा माना जाता है कि अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन लिया है। भारत के संविधान के जो स्टॉलवर्ड्स थे जिन्होंने संविधान तैयार किया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत गहरा रिश्ता है भारत और अमेरिका में, क्योंकि हम वही आइडियल्स परस्यू करते हैं। फ्रीडम of expression, freedom of occupation, freedom to live anywhere and reside in the country, freedom to travel, freedom to dream. So भारत और अमेरिका के बीच में ये बहुत गहरा संबंध है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि हमारा डीएनए एक है। तो जो आज कन्वेंशन हुई है जिस हर मुद्दे को लेके, तो किस तरह से आप इसको आगे? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि टॉलरेंस जो है, हर एक इंसान को जब संविधान ने अधिकार दिया कि अपनी बात कह सके, तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, हम नहीं, अगर आप बोलेंगे सरकार के खिलाफ तो सेडिशन हो जाएगा। तो ये जो दुरुपयोग है कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन का, वो संविधान इजाज़त नहीं देता है। भारत का संविधान नहीं देता इजाज़त, अमेरिका का नहीं देता इजाज़त संविधान। तो इसलिए हम आपस में एक दूसरे के बहुत करीब हैं, जो हमारे आइडियल्स हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व अमेरिकी राजनयिक से बातचीत करने के मुद्दे पर शाहनवाज हुसैन ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जी का ये कहना कि यहाँ पर इंटॉलरेंस है, यहाँ पर कोई इंटॉलरेंस नहीं है। भारत के अंदर भारत और भारतीय इकट्ठे होकर रहते हैं। आज भारत के अंदर
सर्वधर्म समभाव के रास्ते पर ये देश आगे बढ़ रहा है। इस देश में सब लोग मिलकर रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली है और फिर बातचीत करते हुए अमेरिका में जो नस्ल के नाम पर एक लड़ाई है, जो काले और गोरे की लड़ाई है, उससे भारत से उसकी तुलना कर देना और ये कह देना कि भारत में भी इस तरह हिंदू, मुस्लिम और सिख के बीच का तनाव है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी जी को पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? क्या भारत की छवि पूरी दुनिया में ख़राब करना चाहती है? इस देश के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी रहती है और भारत के अंदर जिस तरह लोग मिलकर रहते हैं, भारत के अंदर जिस तरह सर्वधर्म समभाव के साथ ये देश आगे बढ़ता है, पूरी तरह अमन अमान है, शांति है, भाईचारा है, लोग इकट्ठे होकर रह रहे हैं और यही भारत की पहचान है। लेकिन राहुल गांधी निकोलस बर्न से जिस तरह बातचीत करते हुए संदेश देते हैं, वो संदेश पूरी तरह भारत की छवि को खराब करता है। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। राजस्थान के अंदर कांग्रेस से ना तो सरकार चल रही है ना ही पार्टी। पूरे प्रदेश में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। बिजली में कटौती हो रही है लेकिन बिलों में बढ़ोतरी हो रही है। आज किसान के पास ना पानी है ना ऋण माफी है। कानून व्यवस्था तो पूरी बिगड़ चुकी है, लेकिन आत्महत्या आज पुलिस वाले कर रहे हैं। आज राजस्थान के अंदर गुंडे खुले घूम रहे हैं, लेकिन विधायक कैद हैं। कभी सरकार आदेश देती है सीमा बंद करने की, कभी सीमा खोलने की। क्या कांग्रेस सरकार ने कभी अपने अलावा जनता का सोचा कि जनता पे क्या गुजरती होगी? उनके इन आदेशों से कितनी अफरा तफरी मचती होगी, कितनी अराजकता हो जाती होगी, दुकानों के सामने कितनी लंबी लाइनें लगती होंगी। लेकिन राजस्थान सरकार को न काम करना, न कोरोना को फैलने से रोकना। लेकिन यह ड्रामा रचना जरूरी है, क्योंकि सत्ता के लिए सब जायज है। क्योंकि राजस्थान में सब जानते हैं कि बसपा के विधायक कैसे लाए गए थे। कांग्रेस के अंदर तो गुटबाजी है, यह भी पूरा राजस्थान जानता है। जानता ही नहीं, इसकी सजा भी भुगत रहा है। लेकिन यह खेल रचना जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में बैठे लीडरों को दिखाना है। इसके लिए मोदी जी को दोष मत दीजिए। आज देश का एक एक नागरिक, राजस्थान का एक एक रहने वाला जानता है कि देश चल रहा है तो मोदी सरकार की वजह से चल रहा है। आज राजस्थान का सियासी पारा गरमाया हुआ है। दरअसल कांग्रेस ने राजधानी जयपुर में प्रेस वार्ता कर तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए, जिसके बाद राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी प्रेस वार्ता आयोजित की और कांग्रेस के तमाम आरोपों पर पलटवार किया। पिछले कई दिनों से राजस्थान में मुख्यमंत्री जी की पहल पर एक पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है और इसके सूत्रधार खुद मुख्यमंत्री जी हैं। प्रसंग राज्यसभा के चुनाव का है और पिछले कई दिनों से अनेक बार अनर्गल सी बातें एक जिम्मेवार पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने की है। बिल्कुल बेबुनियाद और तथ्यहीन सी बातें ये मुख्यमंत्री जी ने अपने श्रीमुख से कही है। उनकी पिछले दिन से मैं कई दिनों से देख रहा हूं, जैसे बिल्कुल दिमागी तौर पे कोई व्यक्ति असंतुलित हो जाए और मन में आए जो बोले। राजस्थान बड़ा प्रदेश है और राजस्थान की राजनीति देश की राजनीति में अहमियत रखती है। राजस्थान के संसाधन भी बहुत अरसे तक कांग्रेस पार्टी के काम आते रहे हैं, आवभगत करने में भी, और बहुत अरसे तक आप सब लोगों को ध्यान है। मैं यदि आज बात करूंगा तो फहरिस्त लंबी हो जाएगी। रॉबर्ट वाड्रा की जमीन खरीदने से लेके इंदिरा गांधी के जमाने तक गड़े हुए खजाने को निकालने से लेके, तो राजस्थान कांग्रेस पार्टी के लिए सोने की खान रहा है और कांग्रेस पार्टी के वित्तीय संसाधनों को मजबूती देने के लिए
अशोक गहलोत जी की राजस्थान की सरकार की हमेशा बड़ी भूमिका रही। सरकार के अंतर्कलह की विग्रह की शुरुआत वहीं से होती है। मंत्रिमंडल के गठन में झगड़ा हुआ, सचिवालय में कमरों के लिए झगड़ा हुआ, और पिछले 1.5 साल से ये सरकार अंतर्कलह की, अंतर्विरोध की, झगड़े की शिकार रही। 1.5 बरस में अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान में लूट और झूठ के अलावा कुछ नहीं किया, और उसी की वानगी है कि 1.5 बरसों में भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी नहीं कहा विश्वेंद्र सिंह जी को कि अपनी सरकार को घेरो। कभी भी भरत सिंह जी कुंदनपुर को नहीं कहा कि आप भ्रष्टाचार, अपनी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ चिट्ठी लिखो मंत्री के खिलाफ। हमने कभी हेमाराम जी को नहीं कहा कि सदन में खड़े होकर वीआरएस मांग लो। हमने कभी वीरेंद्र सिंह को नहीं कहा कि अपने मंत्री पर ये आक्षेप लगा लो और ये कहो कि शायद हमारी विदाई तय हो गई हो। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। मैं सारे प्रसंगों में नहीं जाना, लेकिन ये स्पेसिफिक तौर पर ये चीजें सामने दिखती हैं। सचिन पायलट जी ने सरकार के खिलाफ कब कब क्या कहा, ये झुंझुनू की सभा के दौरान भी, मंडावा के उपचुनाव में, कोटा में बच्चों की मौत पर। और इसलिए जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने पिछले दिनों से जो अनर्गल बयानबाजी की, तो राजस्थानी में कहावत है, झगड़ा मोटियार और लुगाई का, दोष पड़ोसी का। और इसी के साथ देश दुनिया में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।